तो स्वागत है संस्कृत लेसन्स विद डॉक्टर सीमा शर्मा में। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में स्वर संधि के बारे में बात की थी। हमने संधि और संयोग के बारे में बात की थी। संधि और संयोग में क्या अंतर होता है उसके विषय में बात की थी। और फिर जब हमने ये जाना था कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि के मुख्यतः तीन भेद हमने बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की वीडियो में संधि पार्ट 2 में हम व्यंजन संधि से संबंधित मुख्य बिंदुओं को जानेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट टिप्स को जानेंगे कि हम व्यंजन संधि में क्या चीज़ ऐसी है जिसको हम छोटी सी चीज़ को याद कर लें तो हमारी संधि का टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि, जहाँ पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण दोनों में से कोई भी एक वर्ण व्यंजन हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। बच्चों, स्वर और व्यंजन में डिफरेंस आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर संधि में हमने देखा था कि दोनों तरफ पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण दोनों स्वर होने चाहिए। लेकिन व्यंजन संधि में अगर दोनों में से कोई एक वर्ण भी व्यंजन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अच प्लस अंतः। ठीक है, इसमें अच जो है वो च हलंत वाला है, इसलिए वो व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। च व्यंजन है और अ स्वर है, इसका मतलब ये व्यंजन संधि है। अब यहाँ पर अ प्लस च प्लस अ प्लस अंतः, ये हमने बनाया है वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो च जो है, च के बाद अ आ रहा है, ये देखिए च के बाद अ आ रहा है, तो यहाँ पर च का ज में परिवर्तन हो जाएगा, अजंतः। ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन सा वर्ण व्यंजन है, कौन सा स्वर है, किसकी जगह क्या परिवर्तन हुआ, इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसके हम टिप्स कैसे याद करें वो हम टेबल के रूप में ही याद करेंगे ताकि हमें आसानी से और जल्दी याद हो जाए। जैसे अभी आपने ये वाला उदाहरण देखा, अगर हम इस तरह से उदाहरण को पढ़ते रहेंगे जैसे हमें बुक्स में मिलते हैं, हमें किताबों में ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो आसान क्या रहता है हमारे लिए? टेबल में याद करना। यही एक बहुत अच्छा और सिंपल टिप है। हम टेबल बना लें किसी भी चीज़ की तो हमें वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से याद हो जाता है। देखिए, अब इस टॉपिक में संधि का नाम है श्चुत्व संधि। ठीक है, पूर्व पद का इसमें या तो स हो अंतिम वर्ण या फिर तवर्ग। तवर्ग में क्या होता है? त थ द ध न। ठीक है, कोई भी होना चाहिए। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण श या चवर्ग हो तो स के स्थान पर श और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है, ये परिवर्तन होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे मनस प्लस चलती। अब यहाँ पर है मनस, यानी प्रथम वर्ण स है, प्रथम पद का पूर्व पद का अंतिम वर्ण स है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण च है। तो हमारी जो कंडीशंस थी वो कंप्लीट हो रही है कि पहला और दूसरे वर्ण का हमें कंप्लीट कर रहे हैं हम कि हाँ, यहाँ पर हमारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है, स भी है और च भी है। तो हमारा जो स है, स के स्थान पर क्या आ जाएगा? श आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर श लगा दिया और चलती उसमें जुड़ गया। और क्योंकि स हलंत था तो श भी हलंत होगा। ये देखिए, हमने ये लिखा ना, स के स्थान पर श हो जाएगा, तो यहाँ पर बन गया मनस चलती। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं, रामस प्लस शेते। अब हमने देखा था कि इधर यदि उत्तर पद का प्रथम वर्ण श हो या चवर्ग हो, तो पहले उदाहरण में हमने चवर्ग लिया था, दूसरे उदाहरण में हमने श लिया है, तो भी स जो है वो श में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा रामश्येते। ठीक है बच्चों, अब दूसरा हम देखते हैं, यदि सत प्लस चरित्रम। ठीक है, अब ये तवर्ग वाला उदाहरण, इधर तवर्ग का है त और इधर उत्तर पद में चवर्ग है, तो यहाँ पर च ले लिया हमने, तो त जो है वो च में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये नियम था हमारा कि यदि स के स्थान पर क्या स के बाद चवर्ग या श होगा तो स श में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि तवर्ग होगा तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग परिवर्तित हो जाएगा, यानी त जो है वो च में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और सत प्लस जनः, यहाँ पर भी सज्जनः, जो दूसरा वाला वर्ण है वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली संधि देखते हैं हम, श्टुत्व संधि। श्टुत्व संधि में क्या होता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि स है और तवर्ग में से कोई भी है
और उत्तर पद का प्रथम वर्ण श है या टवर्ग में से है तो स के स्थान पर श और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से था। यहाँ पर सिर्फ स को वहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला श हुआ था तालव्य श और यहाँ पर हमारा मूर्धन्य श, बस इतना ही फर्क होगा। उदाहरण देखते हैं, रामस प्लस षष्ठः, तो यहाँ पर क्योंकि बाद में श है तो ये श में परिवर्तित हो गया। तत्टीका, क्योंकि यहाँ पर टवर्ग है तो ये तवर्ग भी टवर्ग में परिवर्तित हो गया, तत्टीका। ठीक है, अगला देखते हैं हम, जशत्व, वर्णों का प्रथम वर्ण, वर्गों का प्रथम वर्ण, कोई भी वर्ग हो, कवर्ग हो, चवर्ग हो, तवर्ग, उनका यहाँ पर अगर पहला वर्ण है जैसे क, च, त, प, है ना, ये वर्गों के प्रथम वर्ण होते हैं। और अगर उत्तर पद का प्रथम वर्ण कौन सा हो, या तो कोई भी स्वर हो, या वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण हो, या कोई भी अंतस्थ व्यंजन हो, या ह हो। अब पहले हम इनको देखते हैं ये हैं क्या क्या। ठीक है, स्वर तो आप सब जानते हैं। ठीक है, तो स्वर में से तो कोई भी हो, अ, आ, ई, कोई भी स्वर हो सकता है। वर्गों का तीसरा चौथा, अब जैसे अगर कवर्ग है तो इसका तीसरा वर्ण कौन सा है, ग, चौथा वर्ण कौन सा है, घ, क, ग और घ। ठीक है, तीसरा चौथा वर्ण। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, व और ह। अगर इनमें से कोई सा भी वर्ण उत्तर पद का प्रथम वर्ण है और पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है, कोई भी वर्ग का प्रथम वर्ण, या तो क हो या च हो या प हो या ट हो या त हो। ठीक है, तो परिवर्तन क्या होगा, प्रथम वर्ण अपने ही तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। प्रथम वर्ण जो था ना, ये वाला प्रथम वर्ण, ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, वाक प्लस ईशः। अब देखिए यहाँ पर जो क है ये कवर्ग का प्रथम वर्ण है। ठीक है, और इसके बाद ये ई क्या है, स्वर है। हमने यहाँ कंडीशन थी हमारी स्वर होना चाहिए, ये स्वर है। तो ये जो क है ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में यानी ग में परिवर्तित हो जाएगा। क, ख, ग, तीसरा वर्ण ग है ना, तो ये हलंत था तो ग भी हलंत होगा और ये ई बड़ी ई की मात्रा के रूप में वागीशः। ठीक है बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अच प्लस अंतः। ये चवर्ग का पहला वर्ण है, प्रथम वर्ण है चवर्ग का च, और इसके पीछे भी स्वर है। तो च जो है वो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा च, छ, ज, तो ज तृतीय वर्ण है और ये परिवर्तित हो जाएगा अजंतः में। ठीक है, अब ये अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, तत् प्लस हितम। अब त जो है वो तवर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके पीछे कौन सा वर्ण आ रहा है यहाँ पर बताइए, ह है कि ई है, यहाँ पर ह है क्योंकि हितम पहले साउंड आ रही है ह की और फिर आ रही है ई। ठीक है, तो ह है और हमारा नियम था कि यदि उत्तर पद का प्रथम वर्ण ह हो तो जो ये प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। और त का तृतीय वर्ण क्या है तवर्ग का, त, थ, द है, तो ये बन जाएगा तद हितम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। थोड़ा सा ध्यान देना कि सबसे पहले हमको क्या चीज़ इसमें याद रखनी है, वर्गों का प्रथम वर्ण कौन सा है और फिर वर्गों का तीसरा वर्ण कौन सा है, क्योंकि वो अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित होंगे ना अपने वर्ग के, तो उनको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्वरों को तो हम जोड़ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस पहले वर्ण का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, हर वर्ग का तीसरा, ये एक टिप हमें याद रखनी पड़ेगी कि हाँ ये हम याद कर लेते हैं तो हमारी ये संधि बन जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, अनुस्वार संधि। बच्चों ये बहुत इजी भी है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक बाकी पेपर में जो एक पदेन उत्तर है उसके बारे में भी अभी बताती हूँ। पहले हम ये संधि देख लेते हैं। अनुस्वार संधि, अनुस्वार का मतलब होता है जो जिसे हम ऊपर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, ऊपर डॉट लगा दिया मैम, दैट इज डॉट इज अनुस्वार, उसे डॉट नहीं कहते, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है अगर म हलंत वाला, ध्यान रखना म हलंत वाला, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी व्यंजन, बच्चों इस चीज का ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी व्यंजन, ठीक है, स्वर नहीं व्यंजन अगर होगा तो म के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा। अनुस्वार मतलब ये बिंदी लग जाएगी ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, हरिम प्लस वंदे। अब म हलंत है, इसके बाद में है व, और व क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो ये जो म है ये अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, ये देखो ऊपर बिंदी लग गई और शब्द हमारे बन गए हरिम वंदे।
ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, जब हमारे पास एग्जाम में वन वर्ड आंसर आता है कि एक पदेन उत्तरत, अब मान लिया उसका एक पद का उत्तर होता है रामम, ठीक है, एक पद में उत्तर देना है, तो बच्चे वहां पर भी क्या आंसर लिखते हैं, राम लिखेंगे और उसके ऊपर बिंदी लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हरिम में अनुस्वार लगा दिया ना, तो आंसर में वहां पे वन वर्ड आंसर है, एक पदेन आंसर है और लगा देंगे अनुस्वार हरिम। लेकिन बच्चों आप एक बात बताओ, अनुस्वार तो संधि के कारण बना है ना, म को हमने अनुस्वार बनाया है क्योंकि अगर उसके पीछे व्यंजन है तो ये संधि हुई है। लेकिन अगर पीछे कोई व्यंजन ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, हमें एक पद में उत्तर देना है, तो हम उसको अनुस्वार कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। इसलिए वहां पर हमेशा वन वर्ड आंसर में हमें म हलंत लिखना चाहिए, ठीक है। अगर हरिम है तो हमें ऐसे ही लिखना चाहिए, रामम हमें ऐसे ही लिखना चाहिए, म हलंत वाला। लेकिन हम क्या करते हैं, अनुस्वार लगा के आ जाते हैं। और वहां पर हमारे अगर वन वर्ड का आंसर है, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें आधे नंबर मिलेंगे और हो सकता है एग्जामिनर 0 भी दे दे, कि इतना भी नहीं आता है कि 10th के बच्चे को। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अगली संधि है हमारी पर सवर्ण। पर सवर्ण में अगर हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण अनुस्वार है, देखो अभी हमने ऊपर अनुस्वार बनाया है और उसके अगली संधि आ गई हमारे पास पर सवर्ण। तो अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण हमारा अनुस्वार है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी व्यंजन है, ठीक है, तो अनुस्वार के स्थान पर उस व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण आएगा। पंचम वर्ण मतलब पांचवा वर्ण। जैसे कवर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, क ख ग घ ङ। चवर्ग का है ञ, टवर्ग का है ण, तवर्ग न, पवर्ग म। ये पंचम वर्ण होते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे अम प्लस कह। अब यहाँ पर जो अनुस्वार है, ये देखो, ये जो अ के ऊपर अनुस्वार है, ये इस वर्ग के, ये वाला है ना, ये जो पीछे व्यंजन है क, इसके पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका पंचम वर्ण क्या है, ङ। तो अनुस्वार पंचम वर्ण में परिवर्तित हुआ ङ, और उसके पीछे हमने कह जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह से देखो कम प्लस ठ। अब कम में अनुस्वार है और पीछे है ठ, व्यंजन है, तो व्यंजन का कौन से वर्ग का व्यंजन है, ये टवर्ग का। तो टवर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, ण, ठीक है। अब क्योंकि वो हलंत ही आएगा ना, वर्ण तो पंचम वर्ण तो वो स्वर तो है नहीं, व्यंजन है, तो हलंत में ही आएगा, इसलिए वो आधा लिखा जाएगा। तो ये जो अनुस्वार था ये पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया, ये जो पीछे व्यंजन है इसके वर्ग के पंचम वर्ण में, तो हमारा बन गया कंठः। समझ में आ गया बच्चों, गुड। अब अगली संधि है हमारी छत्व संधि। छत्व संधि में क्या होता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि त है, ध्यान से सुनिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि त है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि श है, तो परिवर्तन क्या होगा, त च में परिवर्तित हो जाएगा, श छ में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, देखिए ये डबल इसलिए लिखा है क्योंकि अगर ये परिवर्तन होगा ना, तो ये परिवर्तन ऑटोमेटिकली होगा। देखते हैं, तत् प्लस शिवः। ध्यान दीजिए बच्चों, तत् प्लस शिवा, हमारी कंडीशन क्या थी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण त होना चाहिए, ठीक है, त है। दूसरे पद का, उत्तर पद का प्रथम वर्ण श होना चाहिए, हाँ ये भी ठीक है, शिव है तो श पहले है, तो त के बाद में श आ रहा है, तो हमारा परिवर्तन क्या बनेगा, त को च हो जाएगा। हमने त को च बना दिया, ये बन गया च, ठीक है। लेकिन इस च के कारण ये जो श था ये छ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये एक नियम है जो कि हम श को छ में परिवर्तित करते हैं यदि उससे पहले च होता है तो, ओके। चलो, जगत प्लस शत्रु। अब त जो है वो तो परिवर्तित च में हो जाएगा बिकॉज ऑफ श, और श छ में परिवर्तित हो जाएगा बिकॉज ऑफ च। तो पहले च बनेगा फिर छ बनेगा, तो ये बनेगा जगत शत्रु, ठीक है। इसे हम छत्व संधि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तुगागम यानी तुक्कागम। अब क्या है इसमें, पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर आप जानते हैं अ, इ, उ, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं, और री, ठीक है। लेकिन उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि छ है, ध्यान दीजिए बच्चों, इधर होना चाहिए ह्रस्व स्वर और इधर होना चाहिए छ वर्ण, तो छ से पहले च का आगम हो जाएगा। आगम का अर्थ होता है आना, जुड़ जाना, बस, और कुछ परिवर्तन नहीं, सब जुड़ जाएगा आकर के,
लेकिन पूर्व पद ह्रस्व स्वर होना चाहिए। अगर यहाँ पर अ की जगह आ हो जाएगा तो ये संधि नहीं होगी। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। तरु प्लस छाया। अब तरु में अंतिम वर्ण क्या है? उ है, छोटा उ है, स्वर है। तो ये जो छ है यहाँ पर उत्तर पद में प्रथम वर्ण, तो इन दोनों के बीच में च का केवल आगम हो जाएगा, च सिर्फ आके जुड़ जाएगा। उदाहरण देखिए, अनु प्लस छेदः। इसमें भी वही है, छोटा उ है, ह्रस्व स्वर है, पीछे छ है, तो च का आगम हो गया, च आके जुड़ गया, अनुच्छेदः। इसी तरह जैसे स्वच्छ होता है, स्व में अ छोटा है, ह्रस्व स्वर है और छ है उसके पीछे, तो च केवल जुड़ जाएगा, स्वच्छ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अनुनासिक संधि। अब इसमें अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण ह है, ह नहीं है सॉरी, ह के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन है, मतलब ह नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी व्यंजन है, पूरी हमारी वर्णमाला में जितने भी व्यंजन है, उसमें से ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन अगर है और उत्तर पद का उत्तर पद का प्रथम वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण है, तो व्यंजन अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, कौन सा व्यंजन? ये वाला जो यहाँ पर था ना, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ये वाला व्यंजन। उदाहरण देखते हैं, तत् प्लस मयम। अब ये व्यंजन है, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है, और इधर क्या है कि वर्ग का पंचम वर्ण है। कौन से वर्ग का पंचम वर्ण है? ये प वर्ग का पंचम वर्ण है, प फ ब भ म। तो प वर्ग का पंचम वर्ण है ये म, तो ये जो त है ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब त वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? त थ द ध न, तो न में ये परिवर्तित हो गया। और आधा न क्यों आया? क्योंकि ये हलंत था, तो व्यंजन हलंत में ही परिवर्तित होगा, है ना, तो ये आधा बनेगा। ठीक है, तो तत् प्लस मयम तन्मयम, सद प्लस मति सन्मति। लोग पता है इसको क्या गलत प्रोनाउंस करते हैं, सम्मति बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। सम्मति बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे द है और द अपने ही वर्ग में परिवर्तित होगा। ये पवर्ग में कैसे परिवर्तित हो सकता है? संधि का नियम ही नहीं है, तो ये अपने ही वर्ग में परिवर्तित होगा और इसके वर्ग का पंचम वर्ण है न, तो ये बनेगा सन्मति। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं लत्व संधि। लत्व संधि में क्या होता है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि त है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि ल है, तो त ल में परिवर्तित हो जाएगा। ये हम एग्जाम्पल तो बहुत देखते हैं इसके, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन सी संधि है। ये लत्व संधि होती है। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा सोचते हैं ये कौन सी संधि आ गई। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं, उत प्लस लेखः। अब यहाँ पर त है, प्रथम पूर्व पद का प्रथम अक्षर क्या है? नहीं सॉरी, पूर्व पद का अंतिम अक्षर है त, जो कि ये त है, त वर्ण, और लेखः उत्तर पद का प्रथम वर्ण है ल, तो इसके कारण ये जो त था ये ल में ही परिवर्तित हो जाएगा और हमारा बन जाएगा उल्लेखः। इसी तरह से तत् प्लस लीनः, त पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, ल उत्तर पद का प्रथम वर्ण है, इसलिए ये त भी ल में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा बन जाएगा तल्लीनः। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो अभी तक हमने कितनी व्यंजन संधि के कितने नियम पढ़ लिए? हमने पढ़ा शुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जशत्व संधि, अनुस्वार, परसवर्ण, छत्व, तुगागम और अनुनासिक, और अंत में हमने पढ़ी लत्व संधि। इन व्यंजन संधि पर आधारित मैंने एक ये कार्यपत्रक बनाया है। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि संधि के प्रश्न में बोर्ड में MCQs नहीं आते हैं, इसलिए संधि अपने आप ही करनी पड़ती है। तो बच्चों आप इसको प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा अगर आप और भी कोई क्वेश्चंस चाहते हैं मुझसे इसके अलावा, या इनके सही आंसर चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको उनके आंसर भी उपलब्ध कराऊंगी। और कोई नियम आपको लगता है कि कहीं कोई डाउट अभी भी बचा है, तो आप मुझसे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपकी शंकाओं का समाधान ज़रूर करूंगी। ठीक है बच्चों, तो आप इन टिप्स को ध्यान में रखकर, टेबल्स को ध्यान में रखकर संधि की तैयारी कीजिए और बाकी बच्चों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस को देखकर लाभान्वित हो सकें।